प्रिय विद्यार्थियों, शुभ दिन। आइए आज हम हिंदी कक्षा में पढ़ेंगे व्याकरण खंड 10 से पाठ 5 रचना के आधार पर वाक्य भेद भाग 1। इस अध्याय को हमने 2 भागों में बांटा है। पहले अध्याय में वो सारे टूल्स रहेंगे जो रचना के आधार पर वाक्य कैसे बनते हैं, उसका सारा कच्चा मटेरियल तैयार करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे शब्द, पद, वाक्य के अंग, उद्देश्य, विधेय, विस्तारक, पदों का क्रम एवं नियम, पदों का अन्वय आदि। तो लीजिए हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद। जब भी हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है तो हम वाक्यों का सहारा लेकर ही बोलते हैं। यद्यपि वाक्य विभिन्न शब्दों अर्थात पदों के योग से बनता है और हर शब्द का अपना अलग अर्थ भी होता है, पर वाक्य में आए सभी घटक परस्पर मिलकर एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता रखता है। अतः हम वाक्य को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्याकरणिक नियमों में व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। वाक्य में निम्नलिखित बातें होती हैं। वाक्य की रचना पदों के योग से होती है। प्रत्येक पद स्वतंत्र रूप में शब्द कहलाता है। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति कहता है सफ़ेद जूते, तो यह वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर किसी ऐसे विचार या संदेश का ज्ञान नहीं होता जिसे वक्ता बताना चाहता हो। जबकि मुझे सफ़ेद जूते खरीदने हैं, तो यह एक पूर्ण वाक्य है, क्योंकि यहाँ सफ़ेद जूतों के विषय में बोलने वाले का भाव स्पष्टतः प्रकट हो रहा है। अब हम देखेंगे वाक्य के अंग। प्रत्येक वाक्य में या के 2 खंड अथवा अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया के विस्तार को उद्देश्य और विधेय कहा जाता है। अब हम उद्देश्य को समझेंगे। वाक्य में कर्ता या उसके विस्तार या जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। मुख्य रूप से कर्ता ही वाक्य में उद्देश्य कहलाता है। एक उदाहरण नीचे है। मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में जो कुछ भी लिखा है वह मोहन के विषय में है, इसलिए इस वाक्य में मोहन ही वाक्य का उद्देश्य है। विधेय। वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। साधारणतः कर्ता उद्देश्य होता है और क्रिया विधेय होती है। मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में मोहन उद्देश्य है, अर्थात मोहन कर्ता है। इस बात को पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। अतः वाक्य का शेष अंश बाजार जा रहा है मोहन के बारे में कहा गया है। उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है वही इस वाक्य का विधेय होगा,
अर्थात बाजार जा रहा है। पीछे के जो वाक्य समूह हैं, ये चारों पद विधेय कहलाएंगे। कुछ अन्य उदाहरण हम देखते हैं। उद्देश्य और विधेय के तौर पर शीला गाना गा रही है। महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे। प्रिय नेता शास्त्री जी देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। आपके सामने ये 4 वाक्य हैं। 4 वाक्य में जो करता है शीला, महात्मा गांधी, शास्त्री जी, मैं, संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर उद्देश्य के रूप में सामने हैं। शेष जो अन्य क्रिया कर्ता के साथ हो रही है वो विधेय है। गाना गा रही है, हमारे प्रिय नेता थे, देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, कल दिल्ली जाऊंगा आदि। उद्देश्य और विधेय का विस्तारक। वास्तव में केवल क्रिया ही विधेय वही कही जाती है और क्रिया का कर्ता उद्देश्य कहलाता है। किंतु जो शब्द उद्देश्य और विधेय की विशेषता प्रकट करते हैं अथवा उनके अर्थ में वृद्धि करते हैं वे विस्तारक कहलाते हैं। उद्देश्य के विस्तारक। उद्देश्य के अर्थ में विशेषता प्रकट करने के लिए जो शब्द अथवा वाक्यांश उसके साथ जोड़े जाते हैं वे उद्देश्य विस्तारक कहलाते हैं। जैसे गाय घास चरती है। इस वाक्य में हम गाय उद्देश्य है जबकि घास चरती है विधेय है। अब आगे देखें। काली गाय घास चरती है। चूंकि गाय के आगे काली पद जोड़ा गया है, यहाँ गाय उद्देश्य है और काली पद उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य के साथ और भी पद हो सकते हैं, जैसे बड़े सींगों वाली काली गाय घास चरती है। बड़े सींगों वाली काली, ये समस्त पद वाक्य के उद्देश्य अर्थात गाय के विस्तारक हैं। 2 और अन्य उदाहरण। भाई मूर्ख है। अब कौन भाई मूर्ख है, कैसा भाई मूर्ख है, कहाँ का भाई मूर्ख है, स्वयं का भाई मूर्ख है, किसी अन्य का भाई मूर्ख है। अभी वाक्य स्पष्ट नहीं हो रहा है, पर भाई उद्देश्य के रूप में है, मूर्ख है विधेय है। मैं भाई उद्देश्य है तथा मूर्ख है वाक्य का विधेय। अब नीचे देखें हम। कमल का भाई मूर्ख है। यहाँ कमल 2 अतिरिक्त पद हैं जो यह बोध करा रहे हैं कि कर्ता अर्थात उद्देश्य का संबंध किससे है। इसलिए कमल का भाई यह पूरा उद्देश्य का विस्तारक होगा। मूर्ख है उद्देश्य। शर्मा जी विदेश चले गए, उद्देश्य और विधेय। शर्मा जी उद्देश्य हैं, विदेश चले गए विधेय है। अब नीचे देखें। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए। शर्मा जी वही हैं, परंतु पड़ोस में रहने वाले एक निश्चित स्थान या पता उद्देश्य के साथ संलग्न है, जिसमें ये हमें ज्ञात होता है कि शर्मा जी कौन हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं। उपरोक्त वाक्य में गाय, भाई तथा शर्मा जी उद्देश्य हैं तथा काली कमल का तथा पड़ोस में रहने वाले, यह तीनों क्रमशः उन उद्देश्यों के अर्थ में वृद्धि करने के कारण उद्देश्य के विस्तारक हैं। ऊपर के वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर यह भी पता चलता है कि उद्देश्य विस्तार शब्द प्रायः विशेषण संबंधकारक या विशेषण वाक्य होते हैं। प्रथम वाक्य में काली शब्द विशेषण है, दूसरे वाक्य में कमल का संबंध कारक है और पड़ोस में रहने वाले वाक्यांश में भी संबंध कारक की तरह प्रयुक्त किया गया है। विधेय के विस्तारक। परिभाषा। विधेय के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द विधेय विस्तारक कहलाते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ रहा है, भाविश परिश्रमी है, राघव खाकर सो जाएगा, विदेशियों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। ऊपर लिखे वाक्यों में दौड़ रहा है, जाएगा तथा कर दिया, ये चारों विधेय हैं तथा तेज परिश्रमी खाकर भारत पर तथा आक्रमण, ये पांचों विधेय विस्तारक हैं। इसमें तेज क्रिया, विशेषण, परिश्रमी, पूरक, खाकर
पूर्वकाल क्रिया भारत पर अधिकरण कारक तथा आक्रमण शब्द कर्म है। यही विधेय विस्तारक हैं। इन विधेय विस्तारक पदों पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि क्रिया विशेषण पूरक पूर्वकालिक क्रिया करण से लेकर अधिकरण तक के कारकों में से कोई साकारक और सकर्मक क्रिया का कर्म ही प्रायः विधेय विस्तारक हो सकते हैं। पदों का क्रम एवं नियम। हिंदी के वाक्य में पदक्रम के निम्नलिखित नियम हैं। कर्ता पहले और क्रिया अंत में होती है। हमेशा हिंदी में यह बात विशेष करके ध्यान में रखी जाती है कि हिंदी का जो वाक्य प्रारंभ होता है मुख्यतः वह कर्ता से ही प्रारंभ होता है और कभी भी वाक्य में कर्ता अंत में नहीं होता, कर्ता प्रथम में ही स्थित होता है, पर क्रिया से वाक्य का अंत होता है। यदि हम देखें तो हिंदी में वाक्य शैली में कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया तीनों को क्रम से रखा जाता है। अब हम पहले वाक्य में देखेंगे वह गया, वह गया। दूसरा वाक्य है राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तीसरा वाक्य है रमेश चलते चलते शाम तक वहाँ जा पहुँचा, रमेश चलते चलते शाम तक वहाँ जा पहुँचा। उक्त वाक्यों में वह सर्वनाम, राम तथा रमेश संज्ञाएं, ये सब कर्ता हैं। पहले शब्द हैं और गया, पढ़ता है, जा पहुँचा, ये क्रिया अंतिम शब्द के साथ में है। क्रिया का कर्म या उसका पूरक क्रिया से पहले आता है तथा क्रिया कर्ता के बाद। जैसे आपको कुछ नीचे उदाहरण दिए हैं। मैंने सेव खाया, मैंने कर्ता है, कर्म मध्य में है, खाया क्रिया है जो अंत में है। अब हम देखेंगे मैंने ही उद्देश्य है और कर्म धन क्रिया विधेय है। पिता ने पुत्र को पैसे दिए, यहाँ आपको एक सहायक कर्म और एक मुख्य कर्म कर्ता के बाद दिखाई देगा। पिता ने कर्ता, पुत्र को सहायक कर्म, पैसे मुख्य कर्म के रूप में आपके सामने है, दिए क्रिया है। पिता ने यह कर्ता अर्थात उद्देश्य होगा, दोनों ही कर्म मुख्य कर्म और सहायक कर्म धन क्रिया ये सब विधेय कहलाएंगे। उक्त वाक्य में सेव पुत्र तथा पैसे कर्म है, खाया और दिए क्रिया तथा मैंने और पिता कर्ता है। यदि दो कर्म हों तो गौण कर्म पहले तथा गौण मतलब सहायक कर्म पहले होगा तथा मुख्य कर्म बाद में आता है। जैसे पिता ने पुत्र को पैसे दिए, पिता ने उद्देश्य होगा, पुत्र को गौण कर्म है, पैसे दिए मुख्य कर्म है, पैसे मुख्य कर्म है और दिए क्रिया होगी। कर्ता कर्म तथा क्रिया के विशेषक विशेषण या क्रिया विशेषण अपने अपने विशेष्य से पहले आते हैं। जैसे मेधावी छात्र मन लगाकर पढ़ रहा है, मेधावी विशेषण है, छात्र विशेष्य है, मन लगाकर पढ़ रहा है। तो मेधावी छात्र यह उद्देश्य का विस्तारक है, अर्थात छात्र का विस्तारक है मेधावी, मन लगाकर पढ़ रहा है, ये विधेय है। उक्त वाक्य में मेधावी विशेषण तथा मन लगाकर क्रिया है, क्रमशः अपने विशेष छात्र संज्ञा तथा पढ़ रहा है क्रिया से पहले ही आए हैं। विशेषण सर्वनाम के पहले नहीं आ सकता, वह सर्वनाम के बाद ही आएगा। जैसे वह अच्छा है, यह काला कपड़ा है। दोनों में यहाँ सर्वनाम वह और यह
के बाद ही काला और अच्छा विशेषण आया हुआ है। स्थानवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण कर्ता के पहले या ठीक पीछे रखे जाते हैं। जैसे आज मुझे जाना है, कालवाचक क्रिया विशेषण है आज मुझे जाना है। वह आज उद्देश्य का कार्य भी कर रहा है, मुझे जाना है। इसमें मुझे आज उसका विस्तारक रूप है, मुझे उद्देश्य मुख्य उद्देश्य है, जाना है क्रिया। आगे तुम कल आ जाना, यह कर्ता के जस्ट पीछे कालवाचक क्रिया विशेषण है। आ जाना विधेय है। इन वाक्यों में कालवाचक क्रिया विशेषण आज के पहले आज और कल अपने कर्ता अर्थात उद्देश्य मुझे और तुम के क्रमशः पहले और ठीक बाद में आए हैं। निषेधार्थक क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आते हैं। तुम वहां मत जाओ, अब निषेधार्थक क्रिया विशेषण है मत। उसी प्रकार मुझे यह काम नहीं करना, निषेधार्थक नहीं। इन वाक्यों में निषेधार्थक क्रिया विशेषण मत तथा नहीं क्रमशः अपनी क्रिया जाओ तथा करना से पहले ही आए हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम या क्रिया विशेषण प्रायः क्रिया से पहले आते हैं। तुम कौन हो, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन तथा क्रिया विशेषण कहाँ क्रिया से पहले आए हैं। किंतु जिस क्या का उत्तर हाँ या ना में हो वह वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। क्या तुम जाओगे, क्या तुम्हें खाना खाना है। जैसे क्या तुम जाओगे, ये तुम अर्थात उद्देश्य के पहले ही आएगा, क्रिया के पहले है दोनों। यहाँ भी क्यों मैं बैठ जाऊं, यहाँ भी एक प्रश्नवाचक अव्यय है जो सर्वनाम के पहले ही आया है। प्रश्नवाचक या कोई अन्य सर्वनाम जब विशेषण रूप में प्रयुक्त हो जाता है तो संज्ञा से पहले आएगा। जैसे यहाँ कितनी किताबें हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन आदमी आया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन वाक्यों में यहाँ तथा कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर क्रमशः किताबें तथा आदमी संज्ञा से पहले आए हैं। संबोधन तथा विस्मय आदि बोधक शब्द प्रायः वाक्य के आरंभ में आते हैं। जैसे अरे रमा तुम यहाँ कैसे, अरे यहाँ विस्मय आदि बोधक है। ओहो मैं तो भूल गई थी, ये भी ओहो यहाँ विस्मय आदि बोधक है जो उद्देश्य के पहले ही है और अपनी क्रिया के पहले है। संबंध बोधक अव्यय तथा परसर्ग संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं। परसर्ग का अर्थ होता है कारक चिन्ह। जैसे राम को जाना है, राम उद्देश्य है, को संबंध बोधक है या संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। जाना है क्रिया है, उसको भेज दो, उसमें को संबंध बोधक अव्यय है, क्रिया भेज दो तो पहले है। वह मित्र के साथ घूमने गया, के संबंध बोधक है, घूमने गया क्रिया के पहले है। उपरोक्त वाक्यों में को तथा के परसर्ग संज्ञा व सर्वनाम राम उस तथा मित्र के बाद आए हैं और ये संबंध बोधक अव्यय उद्देश्य के बाद में और क्रिया के पहले ही होते हैं। पूर्वकालिक कर धातु के पीछे जुड़ता है, जैसे छोड़कर। इसके अलावा पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है, जैसे वह खाकर सो गया। इसमें पूर्वकालिक क्रिया है खाकर, सो जाना मुख्य क्रिया है। वह आकर पढ़ेगा, आकर
पूर्वकालिक क्रिया है, पढ़ेगा मुख्य क्रिया है जो उद्देश्य के बाद और मुख्य क्रिया के पहले होता है। इन वाक्यों में खाकर तथा आकर पूर्वकालिक सो गया तथा पढ़ेगा क्रिया से पहले ही आए हैं। अभी, तो भी, भर तथा तक आदि अव्यय उन शब्दों के पीछे लगते हैं जिनके विषय में निश्चय प्रकट होता है। इन्हें जैसे मैं तो भी ही घर गया था, या इसको हम कह सकते हैं मैं तो भी घर गया था, मैं तो ही घर गया था। इन्हें अव्यय या निपात कहा जाता है। मैं घर भी गया था, मैं घर ही गया था। तो भी और ही यह अव्यय निपात है। इन दोनों वाक्यों में अव्यय तो भी तथा ही क्रमशः मैं और घर के विषय में निश्चय प्रकट कर रहे हैं, इसलिए उनके पीछे लगते हैं, अर्थात उद्देश्य के पीछे और विधेय के आगे। ये विधेय के विस्तार के रूप में विधेय विस्तारक भी कहलाते हैं। यदि तो जब तक जहाँ वहाँ ज्यों ही त्यों ही आदि नित्य संबंधी अव्ययों में प्रथम प्रधान वाक्य के पहले तथा दूसरा आश्रित वाक्य के पहले लगता है। जैसे जहाँ चाहते हो वहाँ जाओ, जब आप आएंगे तब वह जा चुका होगा। इन वाक्यों में जहाँ जब प्रथम प्रधान वाक्य के पहले तथा वहाँ और तब दूसरे आश्रित वाक्य के पहले लगे हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों या वाक्यों के बीच में आता है। तीन समान शब्द या वाक्य हो तो और अंतिम से पहले आता है। जैसे दिनेश तो जा रहे हैं लेकिन रमेश नहीं। इसमें आश्रित वाक्य उपवाक्य के बाद मुख्य वाक्य रमेश नहीं के पहले लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार सीता, गीता और रमा तीनों ही आएंगी। संबंध बोधक अव्यय, पहले वाक्य में संबंध बोधक अव्यय लेकिन दो वाक्यों के बीच में आया है तथा दूसरे वाक्य में संबंध बोधक अव्यय और तीन पद होने के कारण से अंतिम से पहले आया है। वाक्य में विविध अंगों में तर्क संगत निकटता होनी चाहिए। जैसे एक पानी का गिलास लाओ, इस वाक्य में एक पानी निरर्थक है, पानी का एक गिलास लाओ यह वाक्य की सार्थकता है। पदों का अन्वय एवं नियम। अन्वय का अर्थ होता है मेल। वाक्य में संज्ञा, क्रिया आदि आने पर पदों में परस्पर मेल होना चाहिए। यहाँ पर कुछ विशेष नियम दिए जा रहे हैं। कर्ता, कर्म और क्रिया का अन्वय। यदि कर्ता के साथ कारक चिन्ह या परसर्ग अर्थात होते हैं कारक चिन्ह ही, न, को, से, के, द्वारा, के कारण, को, के लिए, से, अलग होने के लिए, का, के, की, मैं पर ना हो तो क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होगा। जैसे राधा खाना बनाती है, अर्थात खाना बनाती है, पीछे क्रिया राधा स्त्रीलिंग होने से इसका लिंग भी स्त्रीलिंग में ही जोड़ा जाएगा। शीला पुस्तक पढ़ती है। यदि कर्ता के साथ परसर्ग हो तो क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होंगे। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, रमा ने भोजन पकाया। यहाँ राम पुल्लिंग में है पर पढ़ी स्त्रीलिंग में चली जाएगी क्योंकि यहाँ परसर्ग ने विधेय क्रिया को अपने मूल रूप में ही व्यवस्थित रखा है। इसी प्रकार रमा स्त्रीलिंग है परंतु भोजन पकाया, भोजन का पकना पुल्लिंग में ही होगा क्योंकि ने परसर्ग क्रिया है जो विधेय को स्वतंत्र रूप में बनाए रखता है। यदि कर्ता और कर्म दोनों के साथ परसर्ग हो तो क्रिया सदा पुल्लिंग अन्य पुरुष एक वचन में रहती है। जैसे पुलिस ने चोर को पीटा। एक ही तरह का अर्थ देने वाले अनेक कर्ता एक वचन में और परसर्ग रहित हों तो क्रिया एक वचन में होती है। जैसे यमुना की बाढ़ में उसका घर, बार और माल अस्वाब बह गया।
यदि एक से अधिक भिन्न भिन्न कर्ता परसर्ग रहित हों तो क्रिया बहुवचन में होती है। जैसे सीता और राधा पढ़ रही थीं, राकेश और मोहन जा रहे हैं। यदि एक से अधिक भिन्न कर्ता लिंगों में हो तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार होगी। जैसे माँ और बेटा आए, उसके पास एक पैजामा और 2 कमीजें थीं। संबंध और संबंधी अन्याय का उदाहरण। का के की संबंधवाची विशेषण परसर्ग हैं। इनका लिंग वचन और कारकीय रूप वही होता है जो उत्तर पद संबंधी का होता है। जैसे शीला की घड़ी, राजू का रूमाल, रमा के कपड़े। यदि संबंधी पद अनेक हों तो संबंधवाची विशेषण परसर्ग पहले संबंधी के अनुसार होता है। जैसे शीला की बहन और भाई जा रहे थे, ऐसे में परसर्गों को दोहराया भी जा सकता है। जैसे शीला की बहन और उसका भाई जा रहे थे। संज्ञा और सर्वनाम अन्वय के उदाहरण। सर्वनाम का वचन और पुरुष उस संज्ञा के अनुरूप होना चाहिए जिसके कारण स्थान पर उसका प्रयोग हो रहा है। जैसे राधा ने कहा कि वह अवश्य आएगी। अध्यापक आए तो उनके हाथ में पुस्तकें थीं। हम, तुम, आप, वे, ए आदि का अर्थ की दृष्टि से एक वचन के लिए भी प्रयोग होता है, किंतु इनका रूप बहुवचन ही रहता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा हम भी चलेंगे। विशेषण और विशेष्य अन्वय का उदाहरण। विशेषण का लिंग और वचन विशेष्य के अनुसार होता है। जैसे अच्छी साड़ी, छोटा बच्चा, काला घोड़ा, काले घोड़े, काली घड़ी या घोड़ी आदि। यदि अनेक विशेष्यों का एक विशेषण हो तो उस विशेषण के लिंग, वचन और कार के रूप तुरंत बाद में आने वाली विशेषण के अनुसार होंगे। जैसे पुराने पलंग और चारपाई बेच दी, अपने आप और सम्मान के लिए जिए। यदि आप एक विशेष्य के अनेक विशेषण हों तो वे सभी विशेष्य के अनुरूप ही होंगे। जैसे सस्ती और अच्छी किताबें, गंदे और मैले कुचैले कपड़े। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन कैसे हो। अब यह आप अगली कड़ी में पढ़ेंगे। अब यहाँ बारी है प्रश्न अभ्यास की। तो लीजिए, प्रस्तुत है प्रश्न, आप इनका उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए।